हेलो फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यह ट्रांसफार्मर की क्लास नंबर 2 है जिसमें आर के राजपूत के एमसीक्यू को डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, तो आर के राजपूत और जे बी गुप्ता ये दोनों बुक का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको इसका फुल वीडियो कोर्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पे आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। फुल वीडियो कोर्स के लिए आपको क्या क्या करना है मैं आपको बता दूंगा। ओके, चलिए, तो हम अपना पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्या है। इन द ट्रांसफार्मर द फंक्शन ऑफ ए कंजर्वेटर इज टू। तो ट्रांसफार्मर में जो कंजर्वेटर का फंक्शन है वो होता क्या है। ऑप्शन क्या है आपको देखना है, बाकी हमें देखना है कि कंजर्वेटर बेसिकली है क्या है, कहाँ पे लगाया जाता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके बारे में पूरा डिटेल में हम देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से एक एक चीज़ को सुनिए कि सबसे पहले हम कंजर्वेटर की बात कर रहे हैं। कंजर्वेटर, तो कंजर्वेटर क्या है, यह है माइल्ड आयरन सीट का बना होता है। सबसे पहले पॉइंट याद रखिए, कंजर्वेटर किस चीज़ का बना होगा, माइल्ड सीट का बना होगा। माइल्ड सीट आयरन, ठीक है, आयरन का बना होगा। माइल्ड सीट आयरन का बना हुआ एक बेलनाकार आयल टैंक एवं मुख्य टैंक के, ठीक है, बेसिकली देखिए किसके किसके बीच में लगा रहता है कंजर्वेटर, ऑयल टैंक, ठीक है, ऑयल टैंक और मेन टैंक के बीच में लगा रहता है। मेन टैंक के बीच में लगा रहता है, वो क्या है, कंजर्वेटर है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा आपका। कंजर्वेटर से कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ऑयल टैंक और मेन टैंक के बीच में लगा होता है। ठीक है, अब देखिए बेसिकली, और यह पाइपलाइन द्वारा मुख्य ऑयल टैंक तथा श्वासक से जुड़ा होता है। अब ये किससे किससे जुड़ा होता है कि मेन ऑयल टैंक से तथा ब्रीदर से जुड़ा होता है। किससे, पाइप से। पाइप से किससे किससे जुड़ा होता है, मेन टैंक यानी मेन ऑयल टैंक और ब्रीदर से जुड़ा होता है। और इसका उपयोग प्रायः हम लार्ज ट्रांसफार्मर में करते हैं, यानी कि जो बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, स्मॉल ट्रांसफार्मर के लिए जो मेन ऑयल टैंक है उसी से आपका काम चल जाता है, लेकिन लार्ज ट्रांसफार्मर जहाँ है वहाँ पे हम कंजर्वेटर का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए इसका मेन वर्क क्या होता है। अब देखिए फंक्शन ही तो पूछा है, फंक्शन क्या क्या होता है इसका। तो कंजर्वेटर का मेन फंक्शन क्या है कि यह मेन ऑयल टैंक को सदैव तेल से फुलफिल रखता है। जो मेन ऑयल टैंक है, मेन ऑयल टैंक, उसको ऑयल से हमेशा फुलफिल रखता है। उसके बाद दूसरा क्या इसका काम है, दूसरा काम है कि यह अतिरिक्त तेल का संग्रह करता है। क्या करता है, ये एक्स्ट्रा तेल का संग्रह, मतलब स्टोर करने के लिए इसके पास क्षमता होती है, ये अतिरिक्त तेल को संग्रह करके रख सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम कहें तो इसको हम एक्सटर्नल या फिर एक्स्ट्रा ऑयल स्टोरेज टैंक भी कहते हैं। एक्स्ट्रा ऑयल स्टोरेज टैंक फंक्शन, मतलब वो सॉरी, कंजर्वेटर को एक्स्ट्रा ऑयल मतलब कि स्टोरेज टैंक कहते हैं। और मेन काम इसका क्या है, देखिए विद्युत यानी इलेक्ट्रिकल लोड, बेसिकली ट्रांसफार्मर पे जब भी इलेक्ट्रिकल लोड घटता है या बढ़ता है, जिससे ट्रांसफार्मर के इंटरनल टेम्परेचर में क्रमशः घटेगा या बढ़ेगा। यानी देखो विद्युत यानी लोड घटेगा तो टेम्परेचर अंदर का घटेगा, लोड बढ़ेगा तो टेम्परेचर अंदर का बढ़ेगा। ठीक है, इससे तेल के आयतन में भी कमी होती है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो तेल के आयतन में वृद्धि होती है, जब टेम्परेचर घटता है तो जो तेल है उसके आयतन में क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, इस प्रकार यह तेल संकुचन तथा प्रसारण के लिए उचित स्पेस प्रदान करता है। यानी कि तेल मान लो आपका फैल रहा है, यानी आयतन बढ़ रहा है तो उसके लिए अधिक स्थान प्रोवाइड करेगा। तेल कम हो रहा तो फिर बाहर से तेल भी आपको प्रोवाइड करेगा। देखना दोनों काम करता है कि अगर ऑयल कम पड़ा ऑयल टैंक में तो फिर ये बाहर से आपको तेल भी प्रोवाइड करेगा। अगर ऑयल में मान लो ऑयल टैंक में तेल का आयतन बढ़ गया तो फिर ऑयल को अपने अंदर ले भी लेता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर जब भी लोड घटेगा या बढ़ेगा तो मतलब जो ट्रांसफार्मर होगा उसमें ऑयल घटेगा या बढ़ेगा, उससे कोई फॉल्ट ना पैदा हो जाए, उस चीज़ से हमको प्रोटेक्शन जो प्रोवाइड करेगा वो करता है कंजर्वेटर। ठीक है, तो कंजर्वेटर का काम समझ में आ गया क्या क्या है। तो कंजर्वेटर का मेन काम क्या है कि लोड बढ़ेगा या घटेगा तो जो ऑयल है वो चाहे तो बढ़ेगा या फिर घटेगा, मतलब जो ऑयल है उसका टेम्परेचर घटेगा या बढ़ेगा, उस कंडीशन में हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा कि प्रोटेक्ट द ट्रांसफार्मर फ्रॉम डैमेज व्हेन ऑयल एक्सपेंड्स ड्यू टू हीटिंग। तो देखिए हीटिंग के कारण जब ऑयल एक्सपेंड होता है तो फिर जो कंजर्वेटर है ये हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है।
क्लियर है इतनी बात। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए कि नेचुरल ऑयल कूलिंग इज यूज्ड फॉर ट्रांसफार्मर अप टू रेटिंग ऑफ। अब देखिए नेचुरल ऑयल कूलिंग, जब भी ऑयल कूलिंग की बात की जाए या फिर नेचुरल ऑयल कूलिंग की बात की जाए तो जो कूलिंग हम इस्तेमाल करते हैं ट्रांसफार्मर में, ऑयल बेसिकली क्या करता है, ऑयल का काम जानते हो ट्रांसफार्मर में इंसुलेशन का होता है। दो काम होते हैं, इंसुलेशन और कूलिंग। इंसुलेशन और कूलिंग इन दो काम करते हैं आपका ऑयल ट्रांसफार्मर में। तो जो नेचुरल ऑयल कूलिंग है वो कितने रेटिंग तक होती है, तो ये होती है 3 MVA। ये याद रखिएगा 3 MVA। यहाँ पे आपको 3000 KVA दे रखा है तो करेक्ट है 3 MVA बोलो, ठीक है। कहीं कहीं इसको 2 MVA भी लिखा रहता है, ठीक है, देख लेना बुक के हिसाब से है ये। और ये 2 से 3 MVA के बीच में वेरी करता है, तो 3000 KVA इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर दिया है वो 3000 KVA, तो इसका करेक्ट आंसर 3000 KVA होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि पावर ट्रांसफार्मर आर डिजाइन टू हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी एट। अब देखिए पावर ट्रांसफार्मर की बात की गई है। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन जो आप मतलब कि लो वोल्टेज लाइन में लगाते हैं वो नहीं, हाई वोल्टेज लाइन में जो ट्रांसफार्मर है यानी पावर ट्रांसफार्मर की बात की जा रही है। तो जो पावर ट्रांसफार्मर है बेसिकली वो डिज़ाइन किस पर किया जाता है, उसकी इफिशियंसी मैक्सिमम होती है किस लोड पर, नियरली फुल लोड, 70% लोड, 50% लोड, नो लोड। तो जो पावर ट्रांसफार्मर है वो नियरली फुल लोड पे आपका क्या होता है, मैक्सिमम इफिशियंसी देता है, ठीक है। पावर ट्रांसफार्मर आपका मैक्सिमम इफिशियंसी देगा फुल लोड पे, ठीक है। फुल लोड पे जो मैक्सिमम इफिशियंसी आपको मिलेगी वो किसकी होगी, पावर ट्रांसफार्मर की होगी। और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की जो मैक्सिमम इफिशियंसी मिलती है वो 50% लोड पर मिलती है, ठीक है। कितने लोड पर, 50% लोड पर आपको मिलेगी, ठीक है। चलिए अगला देखिए। अब देखिए ट्रांसफार्मर ब्रीथ्स इन व्हेन, ट्रांसफार्मर सांस कब लेता है, जब ट्रांसफार्मर सांस लेता है जब लोड ऑन इट इंक्रीज, लोड ऑन इट डिक्रीज, लोड रिमेन कांस्टेंट, नन ऑफ द अबव। अब देखिए ट्रांसफार्मर सांस लेता है जब जब उस पर लोड बढ़ेगा या लोड घटेगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले ट्रांसफार्मर को सांस लेने के लिए हम लोग एक ब्रीथ जो करेगा ट्रांसफार्मर, उसके लिए हम लोग बनाते हैं ब्रीदर, ठीक है, जिसको हम श्वासक बोलते हैं हिंदी में, ब्रीदर बनाते हैं। और यह ब्रीदर बेसिकली क्या होता है, एक कांच का बना हुआ मतलब कि स्मॉल कंटेनर होता है, जिसके मतलब कि आप कह सकते हो कि जिसके आधार में हम क्या रख देते हैं, मतलब कि वायुमंडलीय वायु का आदान प्रदान किया जाता है, ठीक है। अब देखिए अब मेन है कि जो आपका ट्रांसफार्मर सांस लेता है तो इसके ऊपर लोड बढ़ेगा तब लेता है या फिर लोड घटेगा तब लेता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि जो ब्रीदर है, ब्रीदर को हम मतलब ब्रीदर में ही ट्रांसफार्मर आपका ब्रीथ करेगा। तो ब्रीथ करने के लिए इसमें हम एक मटेरियल यूज करते हैं और उस मटेरियल का नाम है, ठीक है, उस मटेरियल का नाम है सिलिका जेल, सिलिका जेल, ठीक है। सिलिका जेल हम ब्रीदर में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सिलिका जेल अगर आपको नहीं मिले तो सिलिका जेल के स्थान पे हम लोग यूज करते हैं कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलिका जेल होता है या फिर CaCl2 हम लेते हैं। और ये क्या करता है, ट्रांसफार्मर में किसी भी प्रकार की मॉइस्चर आ गया है, किसी भी प्रकार का अगर मॉइस्चर आ गया है तो उस मॉइस्चर को ख़त्म करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब देखिए ट्रांसफार्मर में मतलब इसको कमी यानी कि वाय में जो नमी होगी उसे को सोखने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, सिलिका जेल का या फिर CaCl2 का, ठीक है। अब देखिए ट्रांसफार्मर में जब भार बढ़ेगा, ध्यान से सुनिएगा कि ट्रांसफार्मर पे जब लोड आप इंक्रीज कर रहे हो तो ट्रांसफार्मर में जब लोड इंक्रीज करेंगे तो उसका जो टेम्परेचर होगा, देखो लोड इंक्रीज करने का मतलब कि आई इंक्रीज होगा, अगर आई इंक्रीज होगा तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, क्योंकि टेम्परेचर जो हीट है वो बेसिकली I²RT के ही तो प्रोपोर्शनल होता है। देखो ध्यान से, लोड का बढ़ना मतलब करंट का बढ़ना, तो H बराबर I²RT। अब हीट बढ़ेगी, देखिए आई बढ़ेगा, लोड बढ़ा मतलब करंट बढ़ी, करंट बढ़ी मतलब हीट बढ़ा, हीट बढ़ा मतलब टेम्परेचर बढ़ा, ठीक है। तो लोड बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। इससे कंजर्वेटर में भरे हुए तेल का जो आयतन होगा, यानी देखिए कंजर्वेटर में जो तेल है, देखो कंजर्वेटर मैंने कहा ना कि ये एक्स्ट्रा स्टोरेज मतलब कि ऑयल टैंक है जिसमें तेल अगर भरा है, ठीक है, तो भरे हुए तेल का आयतन जो होगा वो बढ़ जाएगा और कंजर्वेटर में भरी हुई शुष्क वायु श्वासक से बाहर निकल जाएगी।
तो कंजर्वेटर में जो वायु भरी हुई है, ध्यान से समझना कि कंजर्वेटर है, मान लो ये कंजर्वेटर है, कंजर्वेटर में मान लो ये ऑयल भरा हुआ है, इतना ऑयल भरा हुआ है। अब आपने लोड बढ़ा दिया यानी करंट बढ़ा दिया, करंट बढ़ा दिया तो टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या होगा कि मतलब कि वॉल्यूम यानी आयतन बढ़ जाएगा, आयतन बढ़ेगा तो ये जो ये एयर मान लो इतना बीच में एयर थी, इससे क्या होगा कि कंजर्वेटर से इसमें निकल के तेल मतलब कि कंजर्वेटर में तेल आ जाएगा। ठीक है, कि इस कंजर्वेटर में भरे हुए तेल का आयतन जब होगा बढ़ जाएगा तो कंजर्वेटर में भरी हुई शुष्क वायु श्वासक से बाहर निकल जाएगी। यानी इस कंजर्वेटर में जो तेल भरा है उसका आयतन बढ़ेगा, जब उसका आयतन बढ़ेगा तो ये तेल बढ़ के इतना हो जाएगा, और जो इसमें एयर होगी, जो इसमें एयर होगी वो क्या होगी, वो बाहर निकल जाएगी। अब जब एयर बाहर निकल गई, ठीक है, तो एयर बाहर निकल जाती, इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, ब्रीथिंग की बाह्य क्रिया यानी एक्सपायरेशनल एक्शन कहते हैं। इसके विपरीत अब देखिए, इसमें भी सांस ले रहा है, लेकिन इसमें सांस लेने का मतलब कि सांस तो बाहर चली गई ना, जो भी मतलब एयर प्रेजेंट थी वो क्या हो गई, बाहर चली गई, ट्रांसफार्मर ब्रीथ नहीं कर पाया। लेकिन जब लोड घटाओगे यानी आई घटेगा तो टेम्परेचर घटेगा, टेम्परेचर घटेगा तो वी घटेगा, वी मतलब वॉल्यूम, ठीक है, वोल्टेज नहीं, वॉल्यूम घटेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, कंजर्वेटर में तेल का आयतन जो होगा वो घट गया, घट गया। अब वायुमंडल की शुद्ध हवा श्वासक द्वारा क्या होगी, शुष्क होकर कंजर्वेटर में चली जाएगी। अब देखिए, जो वायुमंडल हवा है वो ब्रीदर द्वारा किस में चली जाएगी, ब्रीदर के द्वारा किस में चली जाएगी, कंजर्वेटर में चली जाएगी। जब कंजर्वेटर में चली जाएगी, इस क्रिया को क्या कहेंगे कि श्वास कर रहा है, इंस्पायरेशनल एक्शन यानी अंदर सांस कर रहा है। देखिए ट्रांसफार्मर ब्रीथ, अब ट्रांसफार्मर जब ब्रीथ कर रहा है तो बाहर से थोड़ी कोई सांस लेगा, अंदर सांस ले रहा है, तो अंदर सांस लेने का मतलब कि लोड ऑन इट डिक्रीज, जब लोड इसके ऊपर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो सांस लेना मतलब क्या है, देखिए ट्रांसफार्मर ब्रीथ इन में मतलब ट्रांसफार्मर सांस लेगा जब जब लोड उस पर डिक्रीज होगा। ठीक है, तो सांस मतलब जो एयर है वो बाहर निकल जाएगी जब, तब तो सांस नहीं लेगा ना, लेकिन जब एयर अंदर जाएगी तब ट्रांसफार्मर क्या लगता है, ब्रीथ करने लगता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नो लोड करंट ऑफ ए ट्रांसफार्मर हैज, तो नो लोड ट्रांसफार्मर की जो होती है वो क्या होती है, तो मैंने पहले ही कहा कि नो लोड करंट इज़ वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड एंड लो पावर फैक्टर। तो ये मैंने पहले ही जब हमने शुरू किया था वीडियो तो उसमें भी हमने देखा था क्लास नंबर 1 में। तो जो आई नॉट हम निकालते हैं, ठीक है, आई नॉट हमने देखा था कुछ इस तरीके से हमारा आई नॉट निकल के आता है, और ये आई नॉट जो होता है ये बहुत लो पावर फैक्टर का होता है, और इसके पास जो मैग्नीट्यूड होता है वो बहुत ही स्मॉल मैग्नीट्यूड होता है, बहुत ही स्मॉल मैग्नीट्यूड होता है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि स्पेसर्स आर प्रोवाइडेड बिटवीन एडजेसेंट कॉइल, यानी दो कॉइल्स हैं। जैसे एडजेसेंट कॉइल का मतलब क्या है कि जैसे देखिए ध्यान से, जैसे एक कॉइल ऐसे बनी है, एक कॉइल ऐसे बनी है, और एक कॉइल मान लीजिए कि आपने ऐसे बनाया है, और एक कॉइल आपकी कुछ इस तरीके से बनी हुई है। तो एडजेसेंट कॉइल हम उसको बोलते हैं जो आमने सामने, जैसे ये दोनों, ये कॉइल्स दोनों क्या हैं, ये एडजेसेंट कॉइल है, ये दोनों कॉइल्स क्या है, एडजेसेंट यानी एकदम आमने सामने वाली कॉइल के बीच में हम स्पेसर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है, तो स्पेसर आपका क्या करता है, टू प्रोवाइड फ्री पैसेज टू द कूलिंग ऑयल, तो फ्री पैसेज प्रोवाइड करता है कूलिंग ऑयल के लिए। ठीक है, अब देखिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला है ग्रेटर द सेकेंडरी लीकेज फ्लक्स, ग्रेटर द सेकेंडरी लीकेज फ्लक्स। अब सेकेंडरी लीकेज फ्लक्स है आपका क्या है, ग्रेट है, मतलब बड़ा है, ज़्यादा हो रहा है, तो क्या होगा, ऑप्शन क्या है कि लेस विल बी द सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ, लेस विल बी द प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ, और अगला क्या है कि लेस विल बी द प्राइमरी टर्मिनल वोल्टेज, नन ऑफ दिस। अब देखो हम समझते हैं कि जैसे, अब देखिए ये मान लीजिए कि एक तरह से ये आपका ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ये ट्रांसफार्मर आपका है कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखिए, कुछ इस तरीके से मैंने ट्रांसफार्मर बना लिया। ये मान लो ये इसकी कॉइल हो गई, ये इसकी कॉइल हो गई, ठीक, ये इसकी कॉइल हो गई। अब देखिए ये मान लीजिए कि यहाँ पे L1 था, यहाँ पे L2 है, तो यहाँ पे मान लीजिए फ्लक्स तो दोनों पे सेम ही है, फाई ही रहेगा, लेकिन प्राइमरी कुंडली का जो फ्लक्स है और सेकेंडरी कुंडली का जो फ्लक्स है वो सेम है, लेकिन सेकेंडरी कुंडली का जो फ्लक्स है वहाँ पे लीकेज ज़्यादा हो रहा है। लीकेज का मतलब क्या है
कि लीकेज फ्लक्स वह फ्लक्स है जो केवल सेकेंडरी वाइंडिंग में पाया जाएगा और यह फ्लक्स प्राइमरी में नहीं होगा। पहली पॉइंट तो याद रखिए। और ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा कि जैसे ही आपके पास ये फ्लक्स, ठीक है, ये फ्लक्स, ये वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग है, यहाँ का फ्लक्स का मतलब कि लीकेज फ्लक्स आपका बढ़ा है। अगर लीकेज फ्लक्स बढ़ा है इसका मतलब है लिंकेज फ्लक्स कम होगा। लिंकेज फ्लक्स क्या होगा? कम होगा। लिंकेज फाई इज लेस, तो कम होगा। तो इसका मतलब है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो लीकेज फ्लक्स से होता है कि लिंकेज फ्लक्स से होता है? पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए। तो लिंकेज फ्लक्स वह फ्लक्स है जो प्राइमरी वाइंडिंग के फ्लक्स और सेकेंडरी वाइंडिंग के फ्लक्स में कॉमन हो, यानी कि यहाँ का फ्लक्स इसमें हो, इसका फ्लक्स इसमें हो, यानी दोनों एक दूसरे से मतलब इंटरेक्ट कर रहे हो, तो वह फ्लक्स आपका कौन सा होता है? लिंकेज फ्लक्स होता है। लेकिन किसी एक प्राइमरी, जैसे इस फ्लक्स की अगर हम बात करें, जो फ्लक्स सिर्फ इसी में है, ठीक है, उस सेकेंडरी में नहीं गया, वो सिर्फ इसी वाइंडिंग में आपका घूम रहा है, तो उसको हम बोलेंगे लीकेज फ्लक्स। और जो फ्लक्स केवल सेकेंडरी में घूम रहा है, प्राइमरी में नहीं गया, वो आपका क्या होगा? आपका लीकेज फ्लक्स होगा। तो लीकेज फ्लक्स अगर बढ़ गया इसका मतलब है कि यूजफुल फ्लक्स कम हो गया, यानी जिस फ्लक्स से हमें काम करना वो वाला फ्लक्स कम हो गया। ठीक है, लिंकेज फ्लक्स कम हो गया तो इसका मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड ऑन लिंकेज फ्लक्स, नॉट अ लीकेज फ्लक्स। ठीक है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड ऑन लिंकेज फ्लक्स। अब लिंकेज फ्लक्स क्या हो गया? लेस हो गया सेकेंडरी में। सेकेंडरी में लिंकेज फ्लक्स क्या है? लेस है। इसका मतलब है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो क्या होगा? कम होगा। लेस विल बी द सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो क्या होगा? लेस होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आई थिंक आपको क्लियर है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग आयरन कोर इन ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में आयरन कोर प्रोवाइड करने का क्या मतलब है? तो देखिए, आयरन कोर हम प्रोवाइड करते हैं बेसिकली क्या काम करने के लिए? कि मैग्नेटिक रिलक्टेंस को कम करने के लिए। मैग्नेटिक रिलक्टेंस यानी रिलक्टेंस को कम करने के लिए हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं? आयरन कोर प्रोवाइड करते हैं ट्रांसफार्मर में। लेकिन स्टेप अप दिया हो चाहे कुछ भी दिया हो उससे हमें नहीं मतलब है। ठीक है, तो पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग आयरन कोर इन ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर, तो ये क्या करता है? इंक्रीज कर वो सॉरी डिक्रीज करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट। देखो, मैग्नेटाइजिंग करंट बेसिकली किसके कारण फ्लो होती है? तो मैग्नेटाइजिंग करंट बेसिकली फ्लो होती है लीकेज फ्लक्स के कारण। ठीक है, लीकेज फ्लक्स के कारण। अब लीकेज फ्लक्स फाइल मान लो लिख दिए, फाइल लीकेज फ्लक्स है। लीकेज फ्लक्स जितना ज़्यादा होगा मैग्नेटाइजिंग करंट उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, लीकेज फ्लक्स कम होगा तो मैग्नेटाइजिंग करंट कम होगी। इसका मतलब लिंकेज फ्लक्स ज़्यादा होगा तब भी मैग्नेटाइजिंग करंट कम होगी। ध्यान समझना, लीकेज फ्लक्स, ध्यान समझना कि जैसे मान लीजिए कि फाई लिंकेज, ठीक है, फाई लिंकेज आपका अगर ज़्यादा है तो मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होगी? कम होगी। ठीक है, अब देखिए, मैग्नेटाइजिंग कम होगी इसका मतलब है कि फ्लक्स कम होगा, और फ्लक्स कम होने का मतलब कि लीकेज फ्लक्स कम होगा। कौन सा फ्लक्स? लीकेज फ्लक्स। अगर लीकेज फ्लक्स कम है इसका मतलब है कि जो कोर यूज किया गया है उसमें कोई भी फ्लक्स आपका तितर बितर नहीं हो रहा, इधर उधर नहीं छिटक रहा है। प्राइमरी वाइंडिंग से जो फ्लक्स निकला वो सेकेंडरी में जाके मिल जा रहा है, यानी दोनों एक दूसरे से म्यूचुअली कनेक्ट हो जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका जो आयरन कोर है बेसिकली यूज करने का मेन पर्पस क्या है? कि टू डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि द पावर ट्रांसफार्मर इज ए कांस्टेंट। अब देखिए, पावर ट्रांसफार्मर जो होता है इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होती है? एट ए फुल लोड। एट ए फुल लोड मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है पावर ट्रांसफार्मर की। अब पावर ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी आपकी इस टाइम पे होती है, तो इसमें क्या कांस्टेंट है? वोल्टेज डिवाइस, वोल्टेज तो भाई इसमें स्टेप अप होगा या तो स्टेप डाउन होगा। ठीक है, करंट का वही सेम है। पावर आपकी क्या रहती है? दोनों साइड की फिक्स रहती है, लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट समझना कि क्या आपका कांस्टेंट है। पावर दोनों साइड की सेम होगी, ठीक है, लेकिन इसमें फ्लक्स जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। फ्लक्स जो रहेगा वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। हमेशा याद रखिए कि पावर ट्रांसफार्मर में जो फ्लक्स होगा वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं।
अगला है कि टू ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग इन पैरेलल, दो ट्रांसफार्मर है ऑपरेट कर रहे हैं पैरेलल में, शेयर द लोड डिपेंडिंग अपॉन, वो लोड को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, किस चीज़ पे डिपेंड करेंगे आपको यही बताना है, बताइए। ठीक है, तो आपको यही बताना है, बताइए कि क्या होगा। लीकेज रिएक्टेंस इसके मतलब कि होने चाहिए, पर यूनिट इम्पीडेंस होना चाहिए, पर यूनिट, या फिर इफिशिएंसी पर, या फिर रेटिंग पर, किस पर डिपेंड करेगा आपसे यही पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए कि दो ट्रांसफार्मर हैं, जब उनको हम पैरेलल में ऑपरेट करते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें कॉमन होनी चाहिए, क्या क्या दोनों ट्रांसफार्मर में कॉमन होना चाहिए। तो पहला क्या कॉमन होना चाहिए कि जो उनकी पोलैरिटी है वो आपकी सेम होनी चाहिए, अर्थात दोनों ट्रांसफार्मर का जो फेज सीक्वेंस है, ठीक है, फेज सीक्वेंस पहली बात तो समान होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दोनों ट्रांसफार्मर की प्राइमरी या सेकेंडरी जो वाइंडिंग है उनके बीच में फेज डिस्प्लेसमेंट समान होना चाहिए, अर्थात दोनों परिणाम एक ही संबंध में व्यस्त होने मतलब व्यवस्थित होने चाहिए। यानी कि दो ट्रांसफार्मर है, दोनों की प्राइमरी कुंडली के बीच में जितना फेज डिफरेंस है, जैसे कि 3 वाइंडिंग का है तो इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है 120, तो दूसरा ट्रांसफार्मर जो होगा उसकी भी वाइंडिंग में फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए 120 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दोनों ट्रांसफार्मर की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ये नहीं कि एक ट्रांसफार्मर की फ्रीक्वेंसी अलग है दूसरे की अलग है। उसके बाद अगर दो ट्रांसफार्मर पैरेलल में ऑपरेट करवा रहे हैं तो उनका जो ट्रांसफार्मेशन रेशियो है, उनका ट्रांसफार्मेशन रेशियो वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ट्रांसफार्मेशन रेशियो विल बी ऑल्सो सेम। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट और क्या चीज़ें दोनों में सेम होनी चाहिए जो कि बहुत बार पूछा जाता है, तो देखिए उसके बाद आपका पर फेज परसेंटेज इम्पीडेंस दोनों में सेम होना चाहिए। जब भी दो ट्रांसफार्मर ऑपरेट करेंगे पैरेलल में तो पर यूनिट इम्पीडेंस पीयू इम्पीडेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, पर यूनिट इम्पीडेंस सेम होना चाहिए दोनों ट्रांसफार्मर की। ठीक है, उसके बाद दोनों ट्रांसफार्मर के पर फेज रेजिस्टेंस टू रिएक्टेंस रेशियो समान होना चाहिए। उसके बाद एक कंडीशन और है कि आर और आर बाई एक्स इन दोनों का रेशियो भी दोनों में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। कभी भी आपसे ये वाला मतलब पूछा नहीं गया है, लेकिन याद रखिएगा कि आर बाई एक्स दोनों में समान होना चाहिए, पर यूनिट इम्पिडेंस समान होना चाहिए, पर यूनिट मतलब आर बाई एक्स यानी कि रजिस्टेंस और रिएक्टेंस का रेशियो समान होना चाहिए। और आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो कि अगर दो ट्रांसफार्मर हम पैरेलल में ऑपरेट करवा रहे हैं तो जितना अधिक से अधिक दोनों में सिमिलरिटी होगी, जितना अधिक से अधिक सिमिलरिटी होगी उनका पैरेलल ऑपरेशन उतना ही अच्छा होगा, उतना ही अच्छा माना जाएगा। तो दो ट्रांसफार्मर में जितना ज़्यादा सिमिलरिटी मिल सकती है वो उतना ही अच्छा माना जाएगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा डिपेंड किस पर है, पर यूनिट इम्पीडेंस और आर बाई एक्स रेशियो दोनों का क्या होना चाहिए, सेम, ये आप गड़बड़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पर यूनिट इम्पीडेंस। अगर हम पैरेलल में ऑपरेट कर रहे हैं तो जो लोड वो शेयर करेंगे किस पर, किस बेसिस पर करेंगे, पर यूनिट इम्पीडेंस पर करेंगे। क्लियर है, चलिए अगला देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप याद रखिएगा, बहुत बार ये पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे एक एक चीज़ को। देखिए कि इफ़ R2 is the resistance of secondary winding of the transformer and K is the transformation ratio, then the equivalent secondary resistance referred to the primary will be। अब देखिए प्राइमरी का जो मतलब सेकेंडरी का रेजिस्टेंस है वो R2 है और उसका ट्रांसफार्मेशन रेशियो कितना है, K है। अब इसको हम रिफर कर रहे हैं किधर साइड, प्राइमरी साइड में, तब कितना रेजिस्टेंस आपका बन के आ जाएगा। क्लियर, तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रांसफार्मेशन रेशियो K बराबर होता कितना है। तो K बराबर होता है I1 बाई I2 बराबर V2 अपान V1 बराबर N2 अपान N1, इतना होता है। ठीक है, जिसमें अगर हम बात करें, अगर हमको मान लो कि रेजिस्टेंस पता करना हो, रिएक्टेंस पता करना हो तो क्या क्या है। अब देखिए प्राइमरी साइड है, जैसे अगर मैं ये तो मान लो ट्रांसफार्मेशन रेशियो इतना होता है, आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है, एक ट्रांसफार्मर है, मान लो ऐसा है, तो इसमें R1 होगा प्राइमरी साइड में, इधर X1 होगा, फिर इसका Z1 हम निकालेंगे, ठीक है, यानी इम्पिडेंस निकालेंगे। उसके बाद सेकेंडरी साइड में R2 होगा, X2 होगा और इसका हम Z2 निकालेंगे कुछ इस तरीके से। और Z बराबर आपको पता है क्या होता है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, इस तरह से फॉर्मूला होता है। ठीक है, जब भी हम Z निकालते हैं तो Z2 बराबर अंडर रूट R2 का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर, उसी तरीके से Z1 बराबर अंडर रूट R1 का स्क्वायर प्लस X1 का स्क्वायर, इतनी चीज़ें होंगी।
ठीक है। और ये सारे के सारे जो मतलब क्वांटिटी हैं सबको ओम में लिखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे मतलब जितने भी क्वांटिटी हैं सबका मात्रक क्या है, ओम है। तो इतनी चीज़ तो क्लियर है। अब उसके बाद आपसे अगर पूछा जाए कि अगर जैसे यही वाला क्वेश्चन है कि प्राइम मतलब सेकेंडरी साइड का रेजिस्टेंस और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो दिया, उसको प्राइमरी साइड रिफर कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा आपका, ठीक है। यानी कि वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू प्राइमरी साइड, यानी प्राथमिक पक्ष के सापेक्ष जो मान आपका होगा, ठीक है। तो आप ध्यान से समझो कि मतलब पक्ष में आपको मान बताना है कि कितना कितना होगा। तो अब देखिए R2 के कारण यानी कि प्राइम मतलब सेकेंडरी साइड में जो आपका होगा, ठीक है, आपको पता है के बराबर जो होगा वो I1/I2 इतना होता है, I1/I2। अब देखिए अगर हमको निकालना है या फिर I1/I2 बराबर N1/N2, ठीक है, I1/I2 होगा तो फिर N2/N1 होगा, ठीक है, यही चीज़ ना। तो देखिए अगर N1/N2 कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि, ठीक है, N1/N2 का मतलब क्या है कि R1 इंटू R2 यानी R2 डैश के कारण प्राथमिक पक्ष में वोल्टतापात, यानी R2 डैश हमने उसको मान लिया, R2 डैश मैंने किसको मान लिया, R2 डैश उसको मान लिया जो हम सेकेंडरी साइड में रिफर कर रहे हैं, ठीक है। या फिर आप ये कह सकते हो कि I1/R1 बराबर I2/R2 बराबर 1/K हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/K हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप देखें तो R2 डैश बराबर नहीं तो आप ऐसे नहीं कर सकते, तो फिर आप समझो ना कि जिस साइड हम रिफ़र कर रहे हैं, ठीक है, वो वाला वहाँ का पोटेंशियल, या फिर आप ये कह सकते हो कि V1/V2 बराबर N1/N2, यही तो होता है, V1/V2 बराबर 1/K। अब देखिए ये V1 जो है ये प्राइमरी साइड का है और N1 जो है ये भी प्राइमरी साइड है आपका, ठीक है। तो इतनी चीज़ें देखने के बाद V1 बराबर क्या होगा, I1/R1 और V2 बराबर क्या होगा, I2/R2। क्लियर है। देखिए I1/R1 बटे I2/R2 बराबर 1/K, क्योंकि K बराबर जो होता है वो V2/V1 होता है, तो ये हम V1/V2 बराबर N1/N2 बराबर 1/K रखे हैं। अब देखिए I1/I2 का मतलब क्या है, अब ध्यान से समझना। इसको मैं हटाता हूँ, देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए I1/R1 बटे I2/R2 बराबर 1/K, ठीक, बराबर I1/I2 को हम इसे छोड़ देते हैं। तो ये देखिए K बराबर भी क्या होता है, K बराबर हमने देखा था ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की K बराबर I1/I2 होता है। तो यहाँ पे I1/I2 की जगह हम क्या लिखेंगे, K बराबर R1/R2 बराबर 1/K। फिर अगर देखें आगे तो R1 बराबर R2 किधर भेज दो, तो R2/K होगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, इतना तो आप भेज ही सकते हो, पक्षांतर करना तो जानते ही हो, तो R2/K² हो जाएगा। तो आपको निकालना कठिन लगा, कितना आ जाएगा, R2/K²। तो उसी तरीके से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, R2/K²। अब यहाँ से देखो आप, तो फिर आपसे अगर रिएक्टेंस के बारे में पूछे तो आप देखो x1 कहो चाहे x2 डैश, x2 डैश का मतलब कि सेकेंडरी से प्राइमरी में रिफर किया है, ठीक है। जैसे हमने R1 निकाला उसको आप R2 डैश भी लिख सकते हो, R2 डैश का मतलब कि सेकेंडरी से प्राइमरी में रिफर किया गया है। क्लियर है। तो जब भी सेकेंडरी से प्राइमरी में रिफर किया जाएगा उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे R2/K² मिला, अगर रिएक्टेंस की बात होगी तो x2/K² होगा, इम्पिडेंस की बात होगी तो Z2/K² होगा, Z2/K² हो जाएगा। क्लियर होगी इतनी चीज़ ना। अब चलिए उसके बाद हमारे पास दूसरी कंडीशन है कि जब हम क्या करेंगे कि जब प्राइमरी, जैसे कि आपको प्राइमरी साइड में R1 दिया है और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो K दिया है, इसको सेकेंडरी में रिफ़र कर रहे हैं। जब सेकेंडरी में रिफ़र करेंगे तो फिर हमको कितना मिलेगा, यही चीज़ आपसे पूछा जा रहा है कि सेकेंडरी में रिफ़र करेंगे तब कितना मिलेगा, ठीक है। अब देखिए जब सेकेंडरी में रिफ़र करेंगे तो जो प्राइमरी कारण जो सेकेंडरी में जाएगा उसके कारण जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, यानी आप समझ रहे हो कि V1/V2
बराबर V1/V2 बराबर N1/N2 बराबर 1/K, इतना तो होता ही है। ठीक, तो देखिए V1 मतलब प्राइमरी का तो आपके पास था ही ना, I1 R1 आपके पास था ही, सेकेंडरी में इसी के कारण हो रहा है, तो I2R2 बराबर 1/K, फिर से आपको ही मिल गया। ठीक है, तो यहाँ से अब देखिए थोड़ा सा आपको चेंज देखने को मिलेगा। यहाँ से चेंज आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये जो I1R2 है, ये I1R1 ये तो प्राइमरी साइड में था ही, लेकिन सेकेंडरी साइड के कारण जब आया तो ये I2R2 आपका बनेगा। क्या बनेगा? I2R2 बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जिधर से आप रिफ़र कर रहे हो, जैसे सेकेंडरी से रिफ़र किए तो सेकेंडरी साइड का वोल्टेज ड्रॉप, तो सेकेंडरी साइड का वोल्टेज ड्रॉप I2R2 होगा, और प्राइमरी साइड का I1R1 तो है ही, बराबर क्या होगा? ये K होगा, क्योंकि K बराबर ही ऐसा होगा, K बराबर ही I2/I1 होता है। सॉरी, K बराबर नहीं, 1/K होगा। क्या होगा? 1/K। तो देखिए उस कंडीशन में हम निकालेंगे, तो आप ध्यान से निकालो कि कितना होगा। सॉरी, K नहीं होगा, फिर यहाँ पे यार ये ना ये K हो जाएगा, सिर्फ क्या होगा? K होगा। तो फिर जब हम निकालेंगे तो हमको R2 निकल के आएगा, या फिर R2 डैश बोल लो, या R2 निकल के जो आएगा, या R1 डैश बोल लो, K² R1 निकल के आएगा, K² R1। अब देखो मैं सीधा सीधा बता देता हूँ कि जब सेकेंडरी से प्राइमरी में जाओ तो ट्रांसफार्मेशन रेशियो की स्क्वायर से डिवाइड कर दो। ठीक है, जैसे सेकेंडरी से जा रहे हो तो सेकेंडरी रेजिस्टेंस है तो उसको ट्रांसफार्मेशन रेशियो की स्क्वायर से डिवाइड कर दो। अब प्राइमरी से सेकेंडरी में जा रहे हो तो ट्रांसफार्मेशन रेशियो की स्क्वायर से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर? तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है कि what will happen if the transformer working in parallel are not connected with regard to polarity। अगर ट्रांसफार्मर किस में काम कर रहे हैं, मतलब कि पैरेलल में कनेक्टेड हैं लेकिन उनकी पोलैरिटी सेम नहीं लगाई गई है। अब देखो जब भी पोलैरिटी सेम नहीं लगाई जाती है तो उनके बीच में शॉर्ट सर्किट होता है। क्या होता है? शॉर्ट सर्किट। और ट्रांसफार्मर में जब भी पोलैरिटी हम अलग लगाते हैं, पोलैरिटी अलग लगाने का मतलब कि पॉजिटिव को निगेटिव से कनेक्ट कर दिए, तो एक तरह से आपका डेड शॉर्ट सर्किट जनरेट कर देता है। ठीक है, पॉजिटिव में ट्रांसफार्मर में पॉजिटिव को अगर निगेटिव से कनेक्ट कर दें तो क्या जनरेट कर देगा? डेड शॉर्ट सर्किट आपको क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इनकरेक्ट पोलैरिटी विल रिजल्ट इन डेड शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट होगा कैसा? डेड शॉर्ट सर्किट। ठीक, चलिए अगला। अगला है कि इफ़ द परसेंटेज इम्पिडेंस ऑफ द टू ट्रांसफार्मर वर्किंग इन पैरेलल आर डिफरेंट देन। अब दो ट्रांसफार्मर हैं पैरेलल में कनेक्टेड हैं और इनका जो परसेंटेज इम्पिडेंस है वो क्या है? वो डिफरेंट है। तो परसेंटेज इम्पिडेंस अगर डिफरेंट है तो क्या होगा? अब देखिए ट्रांसफार्मर विल बी ओवरहीटेड, पावर फैक्टर ऑफ बोथ द ट्रांसफार्मर विल बी सेम, पैरेलल ऑपरेशन विल बी नॉट पॉसिबल। तो पैरेलल ऑपरेशन पॉसिबल नहीं होगा। या फिर अगला जो ऑप्शन है वो क्या है कि पैरेलल ऑपरेशन विल स्टिल बी पॉसिबल बट द पावर फैक्टर एट विच द टू ट्रांसफार्मर ऑपरेट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द पावर फैक्टर ऑफ द कॉमन लोड। तो देखिए जब भी दो ट्रांसफार्मर आपके पैरेलल में ऑपरेट करवाए जाएं और उनका जो परसेंटेज इम्पिडेंस है वो अलग अलग है, तो जिस कॉमन लोड को वो ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, जो दो ट्रांसफार्मर होंगे किसी कॉमन लोड को ड्राइव कर रहे होंगे, कॉमन लोड के लिए दोनों का जो मतलब कि एट विच द टू ट्रांसफार्मर सेपरेट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द पावर फैक्टर ऑफ द कॉमन लोड। तो दोनों का पावर फैक्टर क्या होना चाहिए? कॉमन लोड के पावर फैक्टर से डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, तब तो जाके ये पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला। अगला है कि इन ट्रांसफार्मर द टैपिंग आर जनरली प्रोवाइडेड ऑन। तो टैपिंग बेसिकली हम किस में प्रोवाइड करते हैं, आपसे यही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बताइए बताइए टैपिंग हम किस में करेंगे? प्राइमरी साइड, सेकेंडरी साइड, लो वोल्टेज साइड, हाई वोल्टेज साइड, किधर करते हैं हम टैपिंग? इसमें करेक्ट गलत दिया है, ये लो वोल्टेज साइड नहीं होता है, हाई वोल्टेज साइड होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर में जो टैपिंग हम लगाते हैं किधर लगाते हैं? हाई वोल्टेज साइड में हम लगाते हैं, लो वोल्टेज साइड नहीं लगाते हैं। इसको याद रखिएगा, ये करेक्ट है। कभी भी इसको मत मार के आइए कि लो वोल्टेज साइड, हमेशा किधर लगाते हैं? हाई वोल्टेज साइड हम लगाते हैं। अब देखिए टैप चेंजर क्या है? एक प्रकार का जो बेसिकली टैपिंग प्रोवाइड करते हैं, किससे करते हैं? टैप चेंजर से करते हैं। टैप चेंजर जो है बेसिकली क्या होता है? एक सिलेक्टर स्विच होता है। ठीक है, एक तरह का क्या होता है? एक तरह का सिलेक्टर
स्विच होता है जो ट्रांसफार्मर की हाई वोल्टेज मतलब कि टर्न्स के साथ जुड़ा होता है, हाई वोल्टेज टर्न्स के साथ जुड़ा होगा, ठीक है। और इसकी सहायता से हम टर्न्स में क्या करते हैं, चेंज करते हैं, जिससे ट्रांसफार्मर की आउटपुट वोल्टेज क्या होती है, कंट्रोल हो जाती है। जिससे ट्रांसफार्मर की आउटपुट वोल्टेज क्या होती है, कंट्रोल हो जाती है। और इससे आउटपुट वोल्टेज में मतलब टैप चेंजर से हम आउटपुट वोल्टेज में कितने परसेंट का डिफरेंट कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं, या फिर कितने परसेंट हम परिवर्तन कर सकते हैं, तो ±5% का परिवर्तन कर सकते हैं टैप चेंजर से। टैप चेंजर से कितने परसेंट का परिवर्तन कर सकते हैं, तो 5% का परिवर्तन कर सकते हैं। इसे ट्रांसफार्मर की कोर की चैनल के ऊपर कैसा लगाया जाता है, क्षैतिज। क्षैतिज का मतलब कि जब भी हम ट्रांसफार्मर के कोर के चैनल के ऊपर लगाएंगे तो हम इसको कैसे लगाएंगे, हॉरिजेंटल लगाएंगे, ठीक है, हॉरिजेंटल लगाएंगे, ठीक है, हॉरिजेंटल। और इसको जब हम ट्रांसफार्मर टैंक की दीवार के साथ लगाएंगे, ट्रांसफार्मर टैंक की वॉल के साथ लगा रहे हैं, तो ये कैसा होना चाहिए, वर्टिकल फॉर्म में होना चाहिए। तो सिलेक्टर स्विच कहाँ हॉरिजेंटल लगेगा, जब इसको कोर के चैनल के ऊपर लगाएंगे तब हॉरिजेंटल होगा। जब कोर मतलब कि ट्रांसफार्मर टैंक की दीवार पे लगाएंगे तो कैसा होगा, ये वो वर्टिकल हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन है, ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि द यूज ऑफ हायर फ्लक्स डेंसिटी इन द ट्रांसफार्मर डिज़ाइन। तो हायर फ्लक्स डेंसिटी लेने से हमारे ट्रांसफार्मर में क्या होगा, रिड्यूस वेट पर केवीए, रिड्यूस आयरन लॉस, रिड्यूस कॉपर लॉस, इंक्रीज पार्ट लोड एफिशिएंसी। अब देखिए, अगर आप ध्यान से समझो तो हम यूज कर रहे हैं हायर फ्लक्स डेंसिटी। अगर हायर फ्लक्स डेंसिटी हम ट्रांसफार्मर में चेंज कर रहे हैं, ठीक, वो सारी लगा रहे हैं, हायर फ्लक्स डेंसिटी है, तो फ्लक्स डेंसिटी को हम नॉर्मली किससे लिखते हैं, बी से, और बी बराबर होता है फाई बटे ए। अब बी आपका हाई है, इसका मतलब एरिया कम होगा। जब एरिया कम होगा तो रिड्यूस वेट पर केवीए, तो एरिया कम होगा तो वेट जो होगा केवीए रेटिंग का वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। अब ध्यान से अगर समझो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि फ्लक्स डेंसिटी हाई की गई है, फ्लक्स डेंसिटी बराबर फाई बटे ए होता है। तो फाई बटे ए का मतलब क्या है कि एरिया भी आपका क्या होगा, कम होगा। तो एरिया कम होने का मतलब कि वेट पर केवीए क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलिए अगला है, अगला है कि द केमिकल यूज्ड इन ब्रीदर फॉर ट्रांसफार्मर शुड हैव द क्वालिटी ऑफ। तो जो केमिकल यूज करते हैं हम ब्रीदर में, बेसिकली जो ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में हम जो मतलब केमिकल यूज करते हैं उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, आयनाइज्ड एयर, एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर, क्लीनिंग द ट्रांसफार्मर ऑयल, कूलिंग द ट्रांसफार्मर ऑयल। तो आपको पता है कि हम क्या करते हैं, बेसिकली क्या यूज होता है, सिलिका जेल हम यूज करते हैं। और सिलिका जेल क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर को, मॉइस्चर को सोख लेता है, या फिर CaCl2 वही काम करता है, मॉइस्चर को सोख लेगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि द केमिकल यूज्ड इन ब्रीदर इज। तो जो ब्रीदर में केमिकल यूज किया जाता है वो क्या होता है, वो सिलिका जेल होगा, मैंने बताया। उसके बाद चाहे तो CaCl2 यूज कर सकते हो, ओके। चलिए अगला देखते हैं, अगला है कि एन आइडियल ट्रांसफार्मर हैज इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडक्टेंस, द स्टेटमेंट इज। तो एक आइडियल ट्रांसफार्मर में अगर हम बात करें तो इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडक्टेंस, तो क्या यह स्टेटमेंट सही है, नहीं, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, ये गलत है, ठीक है। ये करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए अगला, द ट्रांसफार्मर रेटिंग आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ। तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में की जाती है, ये तो बहुत ही आसान है कि आप देखते हो कि 20 kVA का ट्रांसफार्मर, 25 kVA का, 63 kVA का, इस तरीके से आपके ट्रांसफार्मर डिज़ाइन किए जाते हैं। तो kVA जो होती है इसकी ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है, ठीक है। किलोवाट, किलोवाट जो होती है ये जनरेटर की होती है, डीसी जनरेटर की। उसके बाद बोल्ट, ये होती है वोल्टेज की। एम्पियर, ये होती है आपकी करंट की, या फिर आप कह सकते हो कि फ्यूज की जो रेटिंग होती है वो किस में होती है, एम्पियर में होती है। तो फ्यूज की रेटिंग भी किस में है, एम्पियर में है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि द नॉइज रिजल्टिंग फ्रॉम वाइब्रेशन ऑफ लेमिनेशन सेट बाय मैग्नेटिक फोर्स इज टर्म्ड एज। अब मैग्नेटिक फोर्स लगने से लेमिनेशन में जो वाइब्रेशन होता है, मैग्नेटिक फोर्स के कारण जो हम लेमिनेशन, बेसिकली लेमिनेशन यूज करते हैं किस लिए, ईडी करंट को कम करने के लिए। तो इस लेमिनेशन में कुछ ना कुछ वाइब्रेशन पैदा होता है। इस वाइब्रेशन का जो मतलब कि नॉइज निकलता है वो नॉइज कैसा होता है, आपको किस तरीके से सुनाई देता है। तो क्या मैग्नेटो स्ट्रिक्शन, या बूम, या हमिंग, या जूम। तो ये होता है आपका जूम, मतलब सॉरी हम, मतलब हमिंग साउंड एक आता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला,
अगला क्वेश्चन है कि हिस्टेरिसिस लॉस इन ए ट्रांसफार्मर वेरीज एज वी मैक्स बराबर मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। तो आप अगर देखोगे तो हिस्टेरिसिस लॉस जो ट्रांसफार्मर वेरी करता है वो कैसे करता है, तो बी मैक्स पावर 1.6 होता है, जो कि 1.6 लिखा गया है सिलिकॉन के लिए। ये किसके लिए होता है, सिलिकॉन के लिए। और 1.8 शायद होता है आपका सीआरजीओ के लिए। सीआरजीओ ये याद रखिएगा, 1.8 जो होता है वो किसके लिए होता है, सीआरजीओ के लिए होता है। ठीक है, अब देखिए हिस्टेरिसिस लॉस का फॉर्मूला आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। हिस्टेरिसिस लॉस और ईडी करंट लॉस दोनों का फॉर्मूला आपको बताना है किसमें, कमेंट सेक्शन में, तो ध्यान से ज़रूर बताइएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि द मटेरियल यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर कोर इज यूजुअली। तो ट्रांसफार्मर की कोर हम बेसिकली बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज करते हैं। ठीक है, कौन सा मटेरियल हम यूज करते हैं ट्रांसफार्मर की कोर बनाने के लिए, तो ये सिलिकॉन स्टील होता है। तो आसान है, सिलिकॉन स्टील होता है। चलिए अगला अगला कि द थिकनेस ऑफ लेमिनेशन यूज्ड इन ट्रांसफार्मर इज यूजुअली। तो ट्रांसफार्मर की जो लेमिनेशन की थिकनेस होती है वो कितनी होती है, तो ये भी बहुत आसान है, 0.4 mm से 0.5 mm होती है। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला अगला क्या है कि द फंक्शन ऑफ कंजर्वेटर इन ट्रांसफार्मर इज। देखो शुरुआत भी वहीं से कर रहे हैं, ख़त्म भी इसी क्वेश्चन पे कर देंगे। तो ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का फंक्शन क्या है, तो फंक्शन क्या है, टू टेक केयर ऑफ एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर आयल ड्यू टू वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। ठीक है, तो फंक्शन जो कंजर्वेटर का होता है बेसिकली कि लोड बढ़ने घटने से टेम्परेचर में जो चेंजेस होगा, बढ़ेगा घटेगा, उसके कारण आयल आपका एक्सपेंस हो रहा है या फिर कॉन्ट्रैक्ट हो, मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन में आ रहा है, उससे हमको क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आपका कंजर्वेटर। ठीक है, तो इसके लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके बारे में पहले क्वेश्चन में हमने पूरा डिस्कशन किया था। तो चीज़ें आपकी धीरे धीरे समझ में आपको आ रहा होगा। ट्रांसफार्मर धीरे धीरे देखिए एकदम आसान हो जाएगा आपके लिए। और यूपीपीसीएल जेई के लिए आप प्लीज़ यार इस चीज़ को ना केयर करके और बहुत ध्यान से पढ़ते रहिए, आपको बहुत ही एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, और पेड कोर्स के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप व्हाट्सअप मेरे को मतलब बात कर सकते हो। ओके, थैंक यू।